शांत रहो। छठवा क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो चीज नहीं दिया है उसको मान लेंगे बेटा। ठीक है, पहले क्या क्या दिया है वो बताओ। दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 100। एक काम करते हैं, दिया है बाद में करेंगे। माना आधार भुजा की लंबाई, शांत रहो बे, भुजा की लंबाई मान लेते हैं, कितना है, x मान लेते हैं। ठीक है, आधार भुजा की लंबाई जैसे एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाऊं तो ऐसे बनता है। ठीक है, इस तरीके से बनता है समकोण त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं बेटा, आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, है ना। और ये क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। आया समझ, ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। आया समझ। इस तरीके से समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हो ना। ठीक है, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई या शीर्ष लंब बोल सकते हो, क्योंकि ऊंचाई तो यही है ना। आया समझ। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया होगा। तो दिया क्या है, माना क्या मान लिया मैं, आधार ये वाला क्या माना हूँ, x माना। ये जो दिया है इसको क्या मान लिया हूँ मैं, x। अब क्वेश्चन ने प्रश्नानुसार क्या बोला है कि जो उसका ऊंचाई है, शीर्ष लंब है, ये आधार से 7 अधिक है बोल रहे हैं, 7 मीटर अधिक है बोल रहे हैं ना। तो ये x है, तो ये कितना होगा, x प्लस 7 अधिक है बोल रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। आया समझ। तो यहाँ से आधार भुजा की लंबाई कितना है, x है, तो शीर्ष लंब की लंबाई कितना हो जाएंगे, शीर्ष लंब कितना हो जाएंगे, x प्लस 7। होगा कि नहीं होगा जी। आया समझ यहाँ तक, है ना। क्षेत्रफल क्या दिया है जी, क्या दिया है, एक क्षेत्रफल 165 मीटर स्क्वायर, यही है। आया समझ। ठीक है, अब ध्यान से समझ लीजिए। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या शीर्ष लंब बोल सकते हैं। ठीक है, आया समझ जी। बराबर क्या है, 165। दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, अब सीधा मान रख देते हैं, 1/2 आधार की जगह क्या रहेगा बेटा, x, और शीर्ष लंब की जगह क्या हो जाएंगे, x प्लस 7 बराबर 165। आया समझ यहाँ तक। मैं 1/2 का जब इधर पक्षांतर करूंगा, इधर गुणा के फॉर्म में है कि नहीं है, ये उधर जाके उल्टा पुल्टा हो जाएगा, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। यही तो होता है पक्षांतर होने पे। आया समझ। प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, गुणा है वो भाग हो जाएगा, भाग है वो गुणा हो जाएगा। तो ये भाग के फॉर्म में है, उधर जाके गुणा के फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा। 2 भाग के फॉर्म में है, इधर जाके गुणा के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। x का x के साथ गुणा x स्क्वायर, x का 7 के साथ गुणा तो 7 है, और 1/2 को जब मैं इधर भेजूंगा तो 165 गुणा में 2 होगा कि नहीं होगा। आया समझ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे बेटा, x स्क्वायर प्लस 7x, ये कितना हो जाएंगे, 165 गुणा 2 कितना है, 160 गुणा 2 कितना होता है, 120 होता है कि नहीं होता, 220। अब 220 में 5 और 10 और जोड़ दोगे तो 230 होता है कि नहीं होता। आप गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 5 हाँ 330 यार भूल गए। ये कितना हो जाएंगे, 2 5 10, हासिल है 1, हासिल है 1, 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएंगे बेटा, 330 है ना। तो कितना आया, 330। 330 को मैं इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएंगे, x की घात 2 प्लस 7x माइनस 330 बराबर में 0 होगा कि नहीं होगा जी। आया समझ यहाँ तक, सबको आ रहा है ना, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, अब थोड़ा गड़बड़ है यार, चलो
अब ध्यान से देखना, अब x का मान चाहिए। ये वर्ग समीकरण बन गया है कि नहीं बन गया है? अब वर्ग समीकरण जब बन गया है तो इसमें गुणनखंडन विधि लगा दे। ठीक है, जब गुणनखंडन विधि लगाएंगे तो इसके सामने कुछ नहीं, मतलब एक और -330 का जब गुणा होगा तो कितना आएगा जी बेटा? -330 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा जी? आया समझ? अब प्लस का जो 7 है उसको ऐसे दो अंकों में तोड़ना है जिसका गुणा करने में माइनस का 330 आना चाहिए और जोड़ घटाव में प्लस का 7 ही आना चाहिए। प्लस का 22 माइनस प्लस का 22 माइनस का 15। देखो इन दोनों का गुणा करेंगे तो यही आएगा बेटा। आया समझ? और जोड़ घटाव जब करेंगे, इन दोनों का जोड़ घटाव करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 7, मतलब 22 में 15 जाएगा तो 7 ही तो आएगा। आया समझ? तो दोनों आपको ढूंढना है, मैं तरीका बता चुका हूँ। आप लघुत्तम समापवर्तक लेना, इधर के जो वैल्यू मिलेगा उसका आपस में जोड़ गुणा भाग करके आपको क्या करना है? 2 अंक बनाना है ना? गुणा करके ऑटोमेटिक तुमको मिल जाएगा वो संख्या। ठीक है, बन जाएंगे। स्टार्ट करें आगे। चलो, तो इस तरीके से अपने को क्या मिल गया? प्लस का 22 और माइनस का 15। ये आपको ढूंढना है। ठीक है, ढूंढने का तरीका मैं बता चुका हूँ। 330 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएंगे? यहाँ से ये कितना हो जाएंगे? 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, है ना? फिर उसके बाद 3 से करते हैं, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। फिर 5 से करते हैं 11, फिर 11 से तो 11 जो है 11 से ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये 4 संख्या मिला है, इन्हीं को गुणा करके 2 संख्या बनाना है जिसका आपस में जोड़ घटाव में 7 आना चाहिए, गुणा भाग में 130 मतलब 330 आना चाहिए। ठीक है, माइनस का 330। चलो, तो यहाँ से अपने को तो आंसर पहले से मिल गया, देख सकते हो। 11 दूनी 22 और 5 दिया 15। ठीक है, और आप और अलग अलग कर सकते हो भाई, जैसे आप चेक करने के लिए आपको मेरे पता है आंसर कि 22 और क्या है 15 का जोड़ा बनेगा, और आपको यदि नहीं पता तो ढूंढना पड़ेगा, कर करके देखना पड़ेगा। 6 ये हो जाएगा 55, और 55 और 6 का तो बनेगा ही नहीं जोड़ी। आया समझ? तो ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद आप 11 या 33 और 5 दूनी 10, 33 और 10 का भी जोड़ी नहीं बनेगा। समझ रहे हो? तो ये भी कैंसल। ऐसे आपको कर करके देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब बचा लास्ट पेयर। तो 11 दूनी 22 और क्या हो जाएंगे 15, तो 22 और 15 के बीच बिल्कुल जोड़ी बन जाएगा। आया समझ? ठीक है, तो ऐसे आपको संख्या ढूंढना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, संख्या ढूंढना पड़ेगा। जब बड़े संख्या हो तो आप एलसीएम ले लेना, यदि नॉर्मल है आप ढूंढ सकते हो। ऐसा वैल्यू के लिए आपको ज्यादा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आया समझ यहाँ तक? प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक सब पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन में कौन कौन से अंक में टूटेगा। ठीक है, तो आपको क्या मिला? प्लस का 22 और माइनस का 15। तो यहाँ से x² प्लस का 22x माइनस का 15x माइनस का 330 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा बेटा? आया समझ यहाँ तक? ठीक है, अब इन दोनों में पेयर बनाओगे। दोनों में पेयर बनाओगे तो यहाँ से x निकलेगा। देखो दोनों में x दिख रहा है, तो x निकलेगा तो क्या बचेगा? यहाँ मैं वो कर देता हूँ ना, इधर बना देता हूँ। x निकला तो क्या बचा? यहाँ से x बचा और यहाँ से क्या बचा? 22 बचा। ठीक, अब इनमें क्या दिख रहा है कॉमन? माइनस का 15 दिख रहा है। माइनस का 15 दिख रहा है तो यहाँ से माइनस का 15 निकला तो प्लस का x बचा। यहाँ से माइनस निकला तो प्लस बन गया। यहाँ से 15 निकला तो कितना बच गया? 22 बच गया। आया समझ? बराबर में 0 आएगा कि नहीं आएगा जी? अब कोष्टक वाले को एक में रखते हैं और कोष्टक के जो बाहर वैल्यू है उसको दूसरे कोष्टक में रखते हैं। ठीक है, तो x प्लस 22 एक कोष्टक में, x के बाहर और कोष्टक के बाहर कौन है? x और माइनस का 15, इसको दूसरे कोष्टक में। एक बार इस वाले कोष्टक को 0 के बराबर करते हैं और एक बार इस वाले कोष्टक को 0 के बराबर करते हैं। यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस का 22, यहाँ से x का मान आ जाएगा प्लस का 15। और आप बताओ, x एक प्रकार का लंबाई है और लंबाई कभी माइनस में देखे हो क्या? नहीं ना, तो ये -22 वाला क्या हो जाएंगे? निरस्त कर दिया जाएगा। ये नहीं है, नहीं माना जाएगा, क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होता। आया समझ?
आप किसी भी चीज का हाइट नाप रहे हो, लंबाई नाप रहे हो, तो वो माइनस में नहीं रहता, वो हमेशा क्या रहेंगे, धनात्मक रहेंगे। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। आंसर कौन होगा, 15। लेकिन एक चीज मिला आपको, ये किसका वैल्यू है, जो एक्स का मान है वो आधार की लंबाई। आपको शीर्षलंब की लंबाई भी ज्ञात करना है। तो शीर्षलंब की लंबाई क्या कौन से वैल्यू से मिलकर बना है, शीर्षलंब कौन से वैल्यू से मिलकर बना है, आधार प्लस 7। तो आधार कितना है 15 और 7 कितना हो जाएंगे जी 22। इस तरीके से आपको आधार मिल जाएगा, शीर्षलंब मिल जाएगा 22 और आधार मिल जाएगा 15, बन जाएंगे। ठीक है, इधर बोला है फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 78 है कि 76 मीटर तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भैया यहाँ पर आयताकार क्यारी बोला है, तो आयताकार क्यारी ऐसी रहेगा कि नहीं होगा। ठीक है, एक मान लो ऐसा क्यारी बनाया होगा, जैसे तुम लोग भाजी बोने के लिए बनाते हैं ना, ऐसे आयताकार वैसे टाइप का बनाया होगा। ठीक है, जिसमें इसके लंबाई चौड़ाई नहीं दिया गया है। मैं मान लेता हूँ इसकी चौड़ाई जो है y है, तो इधर भी क्या होंगे y, ये x है तो इधर भी क्या होंगे x। ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि माना उस आयताकार क्यारी की लंबाई x है तथा चौड़ाई क्या है y। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तब यहाँ पर लिख लेना, माना आयताकार क्यारी की लंबाई x तथा चौड़ाई क्या है बेटा y, मान लिया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार क्यारी का परिमाप कितना दिया है जी, परिमाप दिया है बेटा 76 मीटर, यही दिया है ना। तो क्यारी का परिमाप कितना दिया है 76 मीटर। अच्छा एक बात बता, परिमाप किसको बोलते हैं, जैसे खेत है तो ये मेड़ की लंबाई को ही तो परिमाप बोलते हैं ना। आया समझ। तो मेड़ का लंबाई कैसे नापेंगे, पहला ये वाला लंबाई, इसमें ऐड करेंगे ये वाला लंबाई, फिर इसमें ऐड करेंगे ये वाला लंबाई, फिर इसमें ऐड करेंगे ये वाला लंबाई। आपको यदि तालाब है, तालाब के किनारे, तालाब के जो पार है उसको नापने बोल दिया जाए, तो कैसे नापोगे, ये तालाब के इस वाले लंबाई को जोड़ोगे इससे, फिर ऐसे जोड़ोगे, ऐसे जोड़ोगे, सभी को ऐसे नाप के एक साथ जोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पास यदि मैं परिमाप बोलूं तो x प्लस y प्लस x प्लस y बराबर 76 होगा कि नहीं होगा जी। आया समझ। यहाँ से कितने x है, 2x है, कितने y है, 2y है, बराबर 76। यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा, x प्लस y बराबर 76। 2 का जब पक्षांतर करूंगा तो ये बटे में जाएगा कि नहीं जाएगा जी, जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अठे 16। तो इस तरीके से x प्लस y का मान कितना है बेटा 38, समीकरण 1। यहाँ तक आया समझ सबको, क्लियर है। अब फिर पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला है, पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला है जी, क्यारी का क्षेत्रफल क्या दिया है जी 357 वर्ग मीटर आया दिया है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या है जी x, चौड़ाई क्या है जी y, बराबर 357, यही है बिल्कुल। ये समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 से x का मान निकालो या y का मान निकालो और रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में रखेंगे बिल्कुल। चलो तो यहाँ पास से अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, क्या हो जाएंगे बेटा, x का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएंगे 38 माइनस y, होगा कि नहीं होगा। ये वाला वैल्यू कहाँ पुट करूंगा, 2 में, तो जहां x दिख रहा है वहां क्या रखूंगा 38 माइनस में y और y बराबर 357, होगा कि नहीं होगा जी। अब y का गुणा कर दो, y का 38 के साथ गुणा होगा तो 38y
y का माइनस y के साथ होगा तो y² बराबर 357 होगा कि नहीं होगा जी। अब 357 इस पूरे वैल्यू को अपन उधर भेज देते हैं, क्यों? क्योंकि y² जो है माइनस में है, ठीक है, इसको प्लस बना देते हैं, तो ये पूरे को उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेंगे 0 बराबर क्या हो जाएंगे y², इधर माइनस में हो धनात्मक हो जाएगा, ये प्लस में है वो ऋणात्मक हो जाएगा, और इधर ही भेज रहे हैं तो क्या हो जाएंगे प्लस का 357। किसी को दिक्कत है इतने में? नहीं है ना, देख लो भाई, ठीक है। अब क्या बन गया वर्ग समीकरण बन गया। आप गुणनखंडन विधि लगाएंगे, चलो लगा दे, तो गुणनखंडन विधि लगा देते हैं। इसको एक बार लिख लेता हूं मैं, y की घात 2 माइनस 38y प्लस 357 बराबर में 0। यही वो है कि नहीं है? आया समझ? अब इसका गुणनखंडन करते हैं। इसके सामने कुछ नहीं, मतलब एक और 357 का गुणा होगा तो 357 ही आएगा। अब क्या करते हैं, माइनस का जो 38 है उसको ऐसे दो अंकों में तोड़ना है जिसका गुणा करने पे माइनस का प्लस का 357 आना चाहिए और जोड़ घटाव में माइनस का 38 आना चाहिए। ढूंढे? चलो, अब किसी को पता नहीं है ना, अब ढूंढते हैं। 357 3 से करें, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 या 27, यही होता है। फिर 3 से हो जाएगा क्या? ये 3 से तो नहीं जाएगा, 19, 17 से जाएगा क्या? 7 से जाएगा, हाँ 7 से जाएगा। 7 एकम 7, 7 7 49, अरे 17 किसी से नहीं जाता तो ये ऐसे, ठीक है। तो एक मिला 17 और ये एक हो गया 7 या 21, तो 21 और इसको 17 को जोड़ के देख लो कितना होता है जी, 38 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और गुणा करने में क्या हो जाएंगे 357 आएगा ही आएगा, क्योंकि इन्हीं को तोड़ के तो अपन ये दो संख्या लाए हैं। आया समझ? ठीक है, तो आपको दो संख्या मिल गया, एक मिला 17 और एक मिला 21, लेकिन आपको क्या चाहिए माइनस का चाहिए, तो इसमें भी माइनस लगेगा, इसमें भी माइनस लगेगा, ताकि माइनस माइनस जुड़ के क्या यहाँ पास क्या हो जाएंगे -21 -17 दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे माइनस का 38 हो जाएगा, और गुणा करने में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 357 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरीके से आपको दो संख्या मिल गया, एक मिला माइनस का 21 और एक मिला माइनस का 17 मिल गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से तोड़ दो, y² माइनस 17y माइनस 21y प्लस 357 बराबर में 0। दो का पेयर बनाते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? y कॉमन दिख रहा है, y निकल गया तो एक y बचा, यहाँ से y निकल गया तो 17 बचा। इनमें क्या दिख रहा है माइनस का 21, यहाँ से -21 निकल गया तो y बचा, यहाँ से माइनस निकला तो माइनस, यहाँ से 21 निकला तो 17 बचा, बराबर में 0। कोष्टक वाले को एक कोष्टक में लिखते हैं, सेम है, कोष्टक के बाहर वाले को दूसरे में। आया समझ? तो यहाँ से हो जाएंगे y -17 और एक हो जाएगा y -21 बराबर 0। तो y का दो मान मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक मिलेगा 17, एक मिलेगा 21। मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी? आप अलग अलग कोष्टक को सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा। आया समझ? चलो, अब y का मान 17 मिला, x का मान निकालना है लंबाई, तो किस में रखें? इसमें रख दे, इसमें रखें। तो x का मान क्या हो जाएंगे जी 38 माइनस एक बार 17 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 21। x का मान 38 माइनस एक बार अब 21 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 17। तो इस तरीके से दो आंसर मिलेंगे आपको, एक मिलेगा 21, एक मिलेगा 17, बन जाएंगे। शांत रहना ना। अब सब अपने खेत में जाली तार से घेरा करवाते हो ना, है ना। अब वो वाला केस आ गया। मैं बता रहा हूँ गणित में प्राय चीज क्या होते हैं, अपने निजी काम में जब यूज करते हैं वही चीज का यूज करते हैं। यहाँ पर सब अपने घर में कोई ना कोई खेत या बाड़ी में क्या किए होंगे, कांटा तार या जाली तार से ऐसे घेरा करवाए होंगे, है ना। अंदाजा लगाते हो तुम लोग। यहाँ पर अब अंदाजा नहीं लगाना है। अब तुम लोग को गणित में फिक्स कितना रुपया लगेगा, खर्चा कितना आएगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया उसको अपना खेती मानना, ठीक है। यहाँ पर जो बोला है एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, ठीक है। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। पार्क के चारों ओर
तार की जाली का घेरा लगवाया जाना है। यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपये है, तब पार्क के चारों ओर जाली लगाने की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझना। एक खेत है, मैं समझा रहा हूँ, इधर ध्यान से सीखो रे। एक खेत है बेटा, यहाँ पास मान लो तुम्हारा आयताकार खेत, ठीक है, प्राय ऐसी रहता है खेत। पार्क के जगह मैं खेत बोल दिया ताकि तुम्हारे दिमाग में जल्दी, क्योंकि अब जो जाली तार लगाओगे मेड़ में ही तो लगाते हो। अभी मूंग बोए थे, फूल लगाए और झटका जाली, ठीक है, वो सीख लेना। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, एक आयताकार खेत है तुम लोग का, जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 100 वर्ग मीटर। मतलब ये जो जिसमें फसल बोते हो उसका एरिया कितना दे दिया है, 100 वर्ग मीटर। यहाँ तक आया समझ। इसकी लंबाई के बारे में और चौड़ाई के बारे में कुछ बोला गया है। लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। यदि मैं चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 15। यही तो बोला है, चौड़ाई लंबाई जो है चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई x है तो लंबाई कितना होगा, x प्लस 15। होगा कि नहीं होगा? आया समझ? ठीक है, अब फिर एक चीज बोला इसमें कि 1 वर्ग मीटर जाली लगाने में कितना रुपए का खर्च आता है, 5 रुपए का खर्च आता है। 1 वर्ग मीटर जाली मतलब एक छोटा सा वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कितने का खर्च आता है, 5 रुपए का खर्च आता है। तो आपको कितने वर्ग मीटर निकालना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरा जाली तार लगा है, इसमें कितना वर्ग मीटर लगा है जाली तार, वो निकाल लोगे और उसमें 5 का गुणा करोगे तो पूरा खर्च मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक बात फिर से, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 5 रुपए का खर्च आता है, तो इसमें जितना वर्ग मीटर तार का यूज हो रहा है उसका यदि वैल्यू निकालो तो उसमें 5 का गुणा कर दूंगा। जैसे एक पेन का कीमत 5 रुपया है, वैसे 10 पेन का कीमत 50 हो जाता है। समझ आया? उसी प्रकार 1 वर्ग क्षेत्रफल का कीमत 5 रुपया है, तो इनमें पूरा तार लगाने में जितना क्षेत्रफल यूज होगा उसमें यदि मैं 5 का गुणा कर दूंगा तो टोटल लागत मूल्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, अब एक बार बताओ, यहाँ पर जाली तार लगाओगे उसमें कुछ ना कुछ तो वर्ग क्षेत्रफल होगा ना, तार लगाओगे उसका भी तो कुछ क्षेत्रफल होगा। हाँ, इतना क्षेत्रफल एक घेरा है। ठीक है, यहां से समझते हैं, आगे चलते। चलो, तो 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कितना का खर्च आ रहा है, 5 रुपए का खर्च आ रहा है। अपने को टोटल कितना वर्ग जाली तार लग रहा है वो निकाल लेंगे तो बिल्कुल अपने को आंसर मिल जाएगा कि हाँ इतना रुपए का खर्च आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास माना इसका चौड़ाई x है तो लंबाई कितना देंगे, x प्लस 15। ये बिल्कुल आपको लिखना पड़ेगा, मैं सीधा क्वेश्चन में चित्र के माध्यम से समझा दिया हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करें क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहला काम सब बच्चे के दिमाग में होना चाहिए, सर इसमें जाली तार कहाँ, कितना दूरी में, कितना लंबाई तक लगेगा, कितना लंबा का जाली तार लगेगा, ये बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो कितना लंबा का होना चाहिए, यहाँ से यहाँ लगाओगे, यहाँ से यहाँ लगाओ। अब एक बार बताओ, जाली तार लगाओगे कहाँ, खेत के मेड़ में ही तो लगाओगे कि बीच खेत में लगा देते हो? नहीं ना, खेत के मेड़ में लगाओगे। तो कितना खेत के मेड़ में लग रहा है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से लगेगा, है ना। तो ये लंबाई यदि मैं निकाल लूं तो बिल्कुल मैं बता सकता हूं कि हाँ अब उसमें कितने रुपए खर्चा आएगा। ठीक है, आया समझ? तो सबसे पहला काम अपने को x का मान ही निकालना पहले जरूरी है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, परिमाप, और परिमाप के लिए x का मान होना जरूरी है। यदि x का मान नहीं दिया तो हम परिमाप कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा x का मान निकालना। चलो, तो दिया है क्षेत्रफल, क्या दिया है बेटा, 100 दिया है। और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई क्या दिया है, x प्लस 15, चौड़ाई क्या दिया है, x बराबर 100। किसी को दिक्कत है इतने में? जैसे बोला है मैं वो लिख रहा हूँ। क्षेत्रफल दिया है 100, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई का मान है x प्लस 15, चौड़ाई का मान है x। सॉल्व कर दूं तो यहाँ से हो जाएगा x की घात 2 प्लस 15x। 100 को इधर लाऊंगा तो माइनस का 100 बन जाएगा, बराबर में 0। भैया अब ये जो है वर्ग समीकरण बन गया।
अब वर्ग समीकरण से x का मान गुणनखंडन विधि से निकालने आता है ना, आता है कि नहीं जी, है ना। क्या करते हैं, सबसे शुरू वाला संख्या और सबसे लास्ट वाला संख्या, इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1 और इसके सामने कितना है 100, माइनस का 100, तो गुणा करेंगे तो कितना आएंगे माइनस का 100। अब जो प्लस का 15 दिख रहा है, इसको ऐसे दो अंकों में तोड़ना है जिसका गुणा करने में कितना आना चाहिए माइनस का 100 और जोड़ घटा में कितना आना चाहिए प्लस का 15। बताओ कौन सा संख्या, प्लस का 20 और माइनस का 5, क्योंकि देखो प्लस 20 और माइनस 5 को यदि मैं गुणा करूंगा तो माइनस का 100 आएगा और जोड़ घटाव करूंगा तो क्या हो जाएंगे जी प्लस का 15 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। तो संख्या मिल गया, एक मिल गया प्लस का 20 और एक मिल गया माइनस का 5। तो यहाँ रख देते बेटा x की घात 2 प्लस 20x माइनस 5x प्लस माइनस 100 बराबर 0। दो का पेयर बनाते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहे हैं, x कॉमन दिख रहा है, तो x निकला तो x बचा, यहाँ से x निकला तो 20 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है माइनस 5, यहाँ से माइनस 5 निकला तो x, यहाँ से माइनस निकला तो प्लस 5 निकला तो 20 बराबर 0। कोष्टक वाला सेम है, कोष्टक वाले को एक कोष्टक में रखते हैं, कोष्टक के बाहर जो संख्या दिख रहा है उसको दूसरे कोष्टक में रखते हैं। इस तरीके से x का मान दो ठोक मिलेगा, एक मिलेगा माइनस का 20 और एक मिलेगा प्लस का 5। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ठीक है। अब ध्यान से देखिए सर, यहाँ पास माइनस 20 भी आया प्लस 5 भी आया, माइनस 20 क्या है सही है, क्योंकि आप x क्या है एक प्रकार का लंबाई है, हालांकि वो चौड़ाई है लेकिन उसको भी तो लंबाई से ही मापते हैं ना, समझ आया। किसी भी चौड़ाई को आप मीटर में नापते हो, सेंटीमीटर में नापते हो, लंबाई ही है एक प्रकार से, तो वो कभी भी माइनस में नहीं होता, तो इस कारण से ये क्या हो जाएंगे निरस्त कर दिया जाएगा। आंसर कौन आएगा प्लस का 5, मतलब उस खेत का लंबाई कितना मीटर रहा, चौड़ाई कितना मीटर रहा होगा 5 रहा होगा, चौड़ाई कितना रहा होगा बेटा 5, तो बताओ लंबाई कितना रहा होगा, यहाँ पास 5 प्लस 15 मतलब 20, तो लंबाई कितना रहा होगा 20 मीटर। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है। अब आपको लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया। अब एक बात बताओ, इस खेत का परिमाप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, है ना। यहाँ से यहाँ तक 20 गए, यहाँ से यहाँ तक जाली लगाओगे ना, जाली तक, फिर यहाँ से यहाँ तक भी लगाओगे, यहाँ से यहाँ तक भी लगाओगे, यहाँ से यहाँ तक भी लगाओगे, सभी में लगाओगे तो कितना लंबाई में लगा रहे हो वो टोटल निकाल लो। एक लंबाई में 5 है, यदि जितना लंबाई निकलेगा उसमें यदि 5 का गुणा कर दूं तो टोटल खर्च आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ पास इधर से छेला छोड़ दिए, गैया इधर ही से आ जाएंगे, आपको क्वेश्चन में नहीं बोला है, क्वेश्चन में सीधा बोला है कि खेत के पूरे ओ में चारों तरफ जाली तार लगाने में कितना खर्च आएगा, तो चारों तरफ के लिए चारों में लगेगा ना भाई। एक तरफ चल अपने हिसाब से अपना बजट कम है तो कम कर देते हैं, ऐसा वाला तो नहीं है, ठीक है। तो आपको चारों तरफ लगाना है, आया समझ। अब ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको लंबाई मिल गया 20, चौड़ाई मिल गया 5। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना तार लगेगा, तो 20 मीटर का तार लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना मीटर का तार लगेगा, तो 5। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना मीटर का तार लगेगा, फिर 20। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना मीटर का तार लगेगा, 5। तो टोटल कितने मीटर का तार लग रहा है, 50 मीटर का तार लग रहा है। आया समझ, है ना। 50 मीटर लंबा तार लगेगा कि नहीं लगेगा, और 1 मीटर तार में कितने का खर्च आ रहा है 5 रुपए के, तो 50 मीटर में कितने का खर्च आएगा, कितना आएगा 250, मतलब 250। तो यदि मैं बोलूं कि कुल खर्च यदि मैं निकालूं तो क्या हो जाएंगे बेटा 50 गुणा में 5, समझ आ रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएंगे जी 250 रुपए का कुल खर्च आएगा, बन जाएंगे। चलो भाई, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, ठीक है। दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था।
दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्टार्ट करें। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ग वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, ठीक मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं x, एक को मान लेते हैं y। चलो शांत रहना रे। माना व्यक्ति की आयु की वर्तमान आयु है ना, आयु कितना है x, और पुत्र का कितना है y, है ना। मतलब अभी उस व्यक्ति का आयु है कितना x और उसके बेटे का आयु है y, ठीक। प्रश्नानुसार क्या बोला है बेटा? दोनों का वर्तमान, प्रश्नानुसार दोनों के वर्तमान आयु का योग, मतलब x प्लस y कितना है 45 है। मतलब जब दोनों के आयु को, बेटे और पिता के आयु को जब जोड़ रहा हूँ तो कितने का मतलब योग आ रहा है 45। यहाँ तक आया समझ सबको? फिर पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला है जी? पुनः प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व। अच्छा एक बात बताओ, अभी x है तो 5 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा? x माइनस 5, x माइनस 5। अभी बेटे का उम्र y है तो 5 वर्ष पूर्व कितना होगा? y माइनस 5, ठीक है। समझ आया? दोनों का गुणनफल क्या है बोल रहे हैं? व्यक्ति की आयु का 4 गुना है, ठीक है, यही बोल रहे हैं। तो व्यक्ति के आयु का 4 गुना है, मतलब वर्तमान के साथ है कि किसके? रुके हो, मैं एक बार देखूं। वर्तमान है गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, 4 गुना था बोले। मतलब अभी क्या है, इन दोनों का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। मतलब उस व्यक्ति का आयु कितना है अभी? x माइनस 5, तो x माइनस 5 का 4 गुना, यही होगा। इन दोनों का योग इनके कितने हैं? 4 गुना के बराबर है, यही बोल रहे क्वेश्चन। सबको आया समझ? क्लियर है? तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5, x माइनस 5 खत्म कर जाएंगे कि नहीं कर देंगे? ठीक है। तो y का मान कितना आ जाएंगे? माइनस 5 को उधर भेजूंगा तो ये इधर 4 बचा है कि नहीं बचा है? माइनस 5 और उधर जाके 4 के साथ जुड़ेगा तो कितना आएगा? 9। तो बेटे का उम्र कितना रहा होगा? 9, ठीक है। खुद पिता का उम्र देख लेते हैं। तो पिता का उम्र इसमें रख दे समीकरण में, तो x प्लस 9 बराबर 45। तो x का मान 45, 9 में 45 में 9 जाएगा, कितना आ जाएगा जी? 36। होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से बेटे का उम्र आ जाएगा 9 और पिता का उम्र आ जाएगा 36। एक बार चेक कर ले उत्तर सही है कि नहीं, ठीक है। इतना जल्दी बन गया तो एक बार चेक कर लेते हैं वाकई में होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो देख लेते हैं, बेटे और पिता का उम्र कितना बोला है? दोनों का वर्तमान योग कितना है? 45। क्या 9 और 36 को जोड़ेंगे तो 45 नहीं होता? होता है। एक बार इस वाले सेकंड प्रश्नानुसार भी देख लेते हैं। सेकंड प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? बेटे का उम्र और पिता का उम्र 5 वर्ष पूर्व का गुणनफल। इसका 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? 4। इसका 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? 36 में 5 जाएंगे तो 31। होगा कि नहीं होगा? इन दोनों का गुणा करूंगा तो ए 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 124 आया। आया कि नहीं आया? ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? ये किसके बराबर है? बोल रहे हैं पिता के उम्र का कितना गुना है? 4 गुने के बराबर है। तो पिता का उम्र अभी कितना है? मतलब 5 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा? अभी 36 है तो 31, इसका 4 गुना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दोनों में सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? तो इस तरीके से हमारा आंसर सही है। बेटे का उम्र 9 होगा और पिता का उम्र 36। आपको क्वेश्चन में ज्यादा कठिन नहीं दिया है, ठीक है। चेक कर लोगे? आया समझ? क्वेश्चन में क्या बोला था एक बार फिर से देख लो। क्वेश्चन क्या बोला था? बेटे का उम्र और पिता का वर्तमान उम्र कितना है? 45। अपने को नहीं पता बेटे का उम्र कितना है, पिता का उम्र कितना है। मैं मान लिया कि व्यक्ति का जो उम्र है, पिता का उम्र कितना है? x है, और बेटे का उम्र मैं मान लिया था y। आया समझ? प्रश्न में क्या बोला है? दोनों का योग 45 है, तो x प्लस y 45 ही तो होगा। आया समझ? x का उम्र कितना हो जाएंगे? 45 तो होगा, ठीक है। तो दोनों का योग कितने के बराबर हो जाएंगे? 45। क्लियर है?
फिर प्रश्नानुसार क्या बोला है, दोनों के 5 वर्ष पूर्व का योग का गुणनफल, मतलब उम्र का गुणनफल। तो x था इसका, इसमें 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, x माइनस 5। बेटे का उम्र y था, उसमें 5 वर्ष पूर्व y माइनस 5। दोनों का गुणनफल पिता के गुणनफल उम्र के गुणनफल का 4 गुना है। मतलब पिता का उम्र x माइनस 5 होगा कि नहीं होगा, उस टाइम में 4 गुने के बराबर है। इसको सॉल्व कर लेंगे, y का मान आ जाएगा 9 और x का मान आ जाएगा 36, बन जाएंगे। उसको ध्यान से समझते चलना, ठीक है। क्या बोला है, और मुंह बंद कर बे, पहली चीज ध्यान दे, जब देखो तब उठ के आना तुम्हारे मन के। नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है। नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने को नहीं पता नीलमणि की वर्तमान आयु कितना है, तो माना नीलमणि की, यहां लिख लेना, माना नीलमणि की वर्तमान आयु क्या है बेटा, x है। ठीक है, मान लिया कि उसका वर्तमान आयु क्या है, x है। प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, अभी x है तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, उसके बाद है ना, x अभी x है तो 8 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 40 के बराबर है। यही तो होगा ना, यही लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। अब गुणा कर दो, x का x के साथ गुणा होगा तो x का -8 के साथ तो -8x। अब बचा कौन, -5। -5 का x के साथ होगा तो -5x, -5 का -8 के साथ होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 8 पंचे 40 बराबर, यही होगा। आया समझ, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा जी, x² माइनस, सॉल्व होंगे कितना आएंगे, 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो फाइनली 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये +40 है, उधर जाके -40 बनेगा तो 0 हो जाएगा, होगा। ठीक है, अब इसका गुणनखंडन करना है। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन निकाल लें तो यहाँ से x निकलेगा तो x, यहाँ से x निकलेगा तो 13 बराबर 0। दोनों को एक बार 0 के बराबर करते हैं, x 0 के बराबर और कोष्टक वाले को भी 0 के बराबर। यहाँ से x का मान 0 है, यहाँ से x का मान 13 आया। आया समझ, क्लियर है, क्लियर है सबको। अब एक बात बताओ, क्या ये सही उत्तर होगा, क्योंकि ये उम्र है, अभी वर्तमान उम्र के बारे में जब बात कर रहे हैं तो पैदा ही नहीं हुआ जब 0 साल है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, 13। तो नीलमणि की आयु कितनी रही होगी, 13। ठीक है।